हेलो हेलो। बैठ जाइए आप लोग, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैठ जाइए। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं क्या? एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा और पूर्वी भाग में गर्म जलधारा क्यों बहती है? ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन का एक आंसर तुम्हारा ये होगा कि महासागरों में जलधाराओं का एक पैटर्न होता है। कोरियोलिस बल का नाम सुना है तुम लोगों ने? ये क्वेश्चन किसका है? आपका बेटा। कोरियोलिस बल का नाम सुना है आपने? कोरियोलिस जो बल होता है ना, वो जलधाराओं को मोड़ता है। क्या करता है? मोड़ता है। तो कोरियोलिस बल के कारण जलधाराएं सीधा न चल के मुड़ जाती हैं। इसीलिए पूर्वी भाग में गर्म है और पश्चिमी भाग में ठंडी है। लेकिन हर जगह नहीं, केवल उष्ण कटिबंध में। कहां पे? उष्ण कटिबंध के पूर्वी भाग में गर्म है और पश्चिमी भाग में क्या है? ठंडी है। किसी और महाद्वीप की बातें करोगे तो वहां पे चेंज हो सकता है। इसका रीजन तुम्हारा होगा कोरियोलिस बल। क्या होगा? कोरियोलिस बल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर नहीं करती तो डायरेक्ट सूर्य का चक्कर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूर्णन नहीं करती, क्वेश्चन दोनों सुनो, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं होता। किसका क्वेश्चन है ये? ये किसका क्वेश्चन है? घूर्णन नहीं करती तो आपका है? लो, किसी क्वेश्चन ही नहीं है। ये किसका क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर नहीं लगाती? किसी का नहीं है। आज पूरी जनता का है। पूरी जनसंख्या का है ये। सुनो, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूर्णन नहीं करेगी तो पृथ्वी पर दिन और रात नहीं होंगे। आयवासन में दिन और रात की घटना नहीं होगी। जहां पे दिन होगा वहां पे केवल क्या होगा? दिन होगा। और जहां पे रात होगी वहां पे केवल क्या होगा? रात होगा। दिन और रात की घटना नहीं होने वाली। कुछ क्वेश्चंस यहां पे आएंगे जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? इन लोगों को क्वेश्चन भी दिया गया? क्वेश्चन इन लोगों को अभी नहीं? तो क्या कल दिलवाया जाए? कल? ठीक है। तो कल आप लोगों को क्वेश्चन मिला। ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे मिलेगा? पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को 10 क्वेश्चन कल मिल जाएगा। प्रिपरेशन करके आइएगा। उस 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर वाले होंगे और कुछ क्वेश्चन जो आपने पढ़ा था पृथ्वी का उत्पत्ति का सिद्धांत, वहां से होंगे। तो 10 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और वहीं आपके 5-5 ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। हर क्वेश्चन पे 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। इस बार ई ऑप्शन हटने वाला है क्या? नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। एक और बात, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं कि अभी तक को भारत सरकार ने क्या किया, हमारे वैज्ञानिकों ने अभी चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया है ना, ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है। ठीक है। तो आप एक देशवासी होने के नाते आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ऑनलाइन वालों को भी शुभकामना दे दिया जाए कि चंद्रयान मिशन लॉन्च हो गया है। आप लोगों को भी शुभकामनाएं। टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? पीछे वाले बच्चे आवाज आ रही है ना? हाँ या ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो अब जो टॉपिक हम डिस्कस अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? 2 टॉपिक एक साथ होगा। छोटा टॉपिक है आपका, जैसे चट्टान और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कौन सा टॉपिक होगा? चट्टान और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। डाली हेडिंग। रॉक्स। क्या रह गया था? अच्छा, आईएसटी रह गया था।
तो लास्ट में लिखवा दूं तो चलेगा? जैसे ही क्लास खत्म होने वाली को उस टाइम लिखवाऊं तो चलेगा? हाँ या ना? ठीक, याद दिला देना मुझे तुम लोग। तो हेडिंग डाल लो रॉक्स या चट्टान। पहले चट्टान डिस्कस करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। डोंट ऑनलाइन वाले एक पेज छोड़ देना, तुम लोग भी आईएसटी में लिखवा दूंगा। चलो रॉक्स, अब देखो थोड़ा सा इस टॉपिक को कितने डायमेंशन में डिवाइड करना है पहले। हाँ है ना? पहले टॉपिक को हमें अलग अलग डायमेंशन में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो देखो सबसे पहले आपको जानना होगा रॉक्स क्या होती है, फिर आपको जानना होगा कि चट्टान का उत्पत्ति कैसे हुआ, चट्टान का उत्पत्ति या चट्टान का फॉर्मेशन ओरिजिन कैसे हुआ, फिर आपको जानना है चट्टान के प्रकार या टाइप्स, चट्टान के प्रकार या टाइप्स। याद रखना हम जनरल चट्टान के प्रकार की बातें करेंगे। भारत में चट्टानों के प्रकार की बातें भारत के भूगोल में होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, सुना होगा किसका? आप ही का क्वेश्चन है क्या? अरे इधर आप ही का क्वेश्चन है। अच्छा, वर्षा जून ही जुलाई में क्यों? इधर सुन लो पहले, कहां भाग रहे हो? वही वही वर्षा जून जुलाई में क्यों होती? सुनो, वर्षा हमारे देश में मानसून के द्वारा होती है, तो मानसून जून जुलाई में आता है। मानसून क्या है? एक हवा है। यह हवा कहां से चलती है? हिंद महासागर से। और इस हवा के जन्म के लिए अनुकूल दशाएं जून जुलाई में बनती है। तो यह हवा कब पैदा होगी? जून जुलाई में। यह हवा हिंद महासागर से आ रही है, तो आर्द्रता लेके आएगी कि नहीं आएगी? और आर्द्रता लेके आएगी तो वर्षा कराएगी। ठीक है, ठीक है, समझिए। तो हमें जानना है सबसे पहले इसका मीनिंग जानना है, इसका उत्पत्ति जानना है, फिर इसका क्या जानना है? प्रकार। प्रकार में देखो हम 3 प्रकार की चर्चा करेंगे। एक इग्नियस होगा, आग्नेय हो गया, एक सेडिमेंट्री ना, एक सेडिमेंट्री हो गया या अवसादी, और एक हो गया मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक या कायांतरित या रूपांतरित बोलते हैं ना। कायांतरित बोल दिया हमने या हमने इसे रूपांतरित बोल दिया। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे रॉक साइकिल। नाम सुना है? रॉक साइकिल या चट्टान चक्र। रॉक साइकिल या चट्टान चक्र, ये सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक एक करके 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हम चलेंगे यहां से। ठीक है, तो जब मैं टॉपिक का फॉर्मेटिंग करता हूं ना, तो आप लोग भी मेरे साथ टॉपिक का फॉर्मेटिंग कर लिया करो, ताकि आपको ये पता रहे कि हमें इस टॉपिक को कितने डायमेंशन में लेके जाना है, कितने डायमेंशन में हमें इस टॉपिक का डिस्कशन करना है। तो आप लोग इसका फॉर्मेटिंग मेरे साथ कर लिया कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग, फिर इसका उत्पत्ति जानेंगे हम, फिर इसके हम प्रकार या टाइप्स जानेंगे। टाइप्स में 3 प्रकार है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, और लास्ट में रॉक साइकिल या चट्टान चक्र। ये हमारा टॉपिक है। जो लिखवाया जा रहा है, एक लड़का पूछा सर कुछ लिखवा रहे हैं, कुछ नोट्स में दे रहे हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम तो लिखवा ही दे रहा हूं ना, मैक्सिमम तो लिखवा दे रहा हूं ना। तो जो आप लोगों को लिखवाया जा रहा है उसी को पढ़ लो, वही तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे, जो लिखवाया जा रहा है पहले उस पर फोकस करो। अगर उसको पढ़ने के बाद तुम्हारे पास टाइम मिलता है तो पीडीएफ पढ़ना, नहीं तो पीडीएफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम तो लिखवा ही देता हूं ना आप लोगों को, हाँ या ना? ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करें ना? चलो हेडिंग डाल देना, मीनिंग ऑफ रॉक्स, चट्टान का तात्पर्य। मीनिंग ऑफ रॉक्स या चट्टान का तात्पर्य। मीनिंग ऑफ रॉक्स या चट्टान का तात्पर्य। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चट्टानें क्या होती हैं,
या चट्टान किसे कहते हैं? बढ़े ना, आगे डिस्कस करें। देखिए, सपोज कीजिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रॉक्स क्या है, चट्टान क्या है। हमें कोई आइडिया नहीं है, ध्यान सुनिए, हमें कोई आइडिया नहीं है कि रॉक्स किसे कहते हैं, चट्टान किसे कहते हैं। मैं कुछ नहीं जानता। याद रखो, आप क्या करो, परिभाषाएं खुद से बनाना सीखो, खुद से बनाओ। हम नहीं जानते कि रॉक्स क्या है, चट्टान क्या है, हम कुछ नहीं जानते। इतना मैं जानता हूं कि मैंने हर जगह पढ़ा है, आपने हर जगह पढ़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सतह का जो निर्माण है, ध्यान सुनना, हमारी पृथ्वी सतह का जो निर्माण है वह समझो चट्टानों से हुआ है। इतना तो पढ़ा है ना कि हमारे पृथ्वी के सतह का निर्माण किससे हुआ है, चट्टानों से हुआ। इतना तो मैं जानता हूं। चट्टान क्या है इतना मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पृथ्वी के सतह का निर्माण चट्टानों से हुआ है। क्लियर है? अब मैं कुछ चट्टानों का नाम लिखने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। अब हम कुछ चट्टानों का क्या करने जा रहे हैं, नाम लिखने। जैसे मान लीजिए एक चट्टान ग्रेनाइट है, नाम सुना होगा, वेरी गुड। एक चट्टान समझो बेसाल्ट है, इसका भी नाम सुना होगा, ठीक है। उसी तरह मान लो ग्रेनाइट हुआ, बेसाल्ट हुआ। एक चट्टान चूना पत्थर है, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। एक चट्टान तुम्हारा मान लो संगमरमर है, मार्बल है या संगमरमर है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट इंग्लिश नाम है, चूना पत्थर मैंने लिख दिया लाइमस्टोन, ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया, मार्बल लिख दिया। क्लियर है आपका? अब मुझे बताओ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर और संगमरमर सब अलग अलग है ना? सब कुछ क्या है, अलग अलग है। फिर भी आप बोलते हो कि सर सब कुछ अलग अलग है, लेकिन ये सारे के सारे चट्टान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? चट्टान के उदाहरण है। मैं समझो रहा हूं, मैं अलग हूं, आप अलग हो, जितने लोग क्लास में बैठे हुए हो सब लोग अलग अलग हैं। लंबाई अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, नाक कान आंख सब आकार अलग है। सब अलग अलग होने के बावजूद भी हम और तुम होमोसेपियंस हैं, हाँ या ना? अलग अलग होने के बावजूद भी हम और आप क्या हैं, होमोसेपियंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसी कॉमन बातें जरूर हैं जिसने हमको होमोसेपियंस बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला, हम सब लोग अलग अलग हैं ना, हाँ या ना? सबका लंबाई, सबका समझो रूप, रंग, आपका नाक कान सब कुछ अलग अलग है, फिर भी सब लोग होमोसेपियंस हो। अलग अलग होने के बावजूद भी होमोसेपियंस हो, इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो हम सब में क्या है, कॉमन है, और उसी कॉमन ने हमको क्या बना रखा है, होमोसेपियन। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूने का पत्थर, संगमरमर सब अलग अलग है, सबकी बनावट एक है या अलग अलग है? सबकी बनावट अलग अलग है, फिर भी सब चट्टान है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इन चारों में कॉमन होगा, हाँ या ना? और जो चारों में कॉमन होगा उसी ने इसको क्या बना रखा है। अगर वो कॉमन चीज ढूंढ लिया जाए तो हमें चट्टान की परिभाषा मिल जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, अब हमें वो कॉमन चीज ढूंढना है कि वो कॉमन चीज इन सब में है क्या। ध्यान सुनते चलो, ग्रेनाइट की बातें करें, बेसाल्ट की बातें करें, चूना का पत्थर, संगमरमर, ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? वेरी गुड, ठोस है। एक बात मुझे समझ में आ गई कि जब भी मैं चट्टान की बातें करूंगा मुझे बोलना पड़ेगा चट्टानें ठोस होती हैं। क्या होती हैं? जो ठोस है वही चट्टान है, जो ठोस नहीं है वो चट्टान नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, ये संगमरमर है, चूने का पत्थर है, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, बताओ इसमें खनिज है कि नहीं है? वेरी गुड, इसमें समझो मिनरल्स मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं बताओ? एक खनिज है, एक से ज्यादा? दूसरी बात मुझे समझ में आ गई कि चट्टानें जो होंगी आपका दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होंगी, हाँ या ना? दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बनी होंगी, या खनिजों का मिश्रण है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, खनिजों का मिश्रण। अब बताओ, ये ग्रेनाइट है, ये बेसाल्ट है, ये संगमरमर है, ये कठोर चट्टान है कि मुलायम? लेकिन अगर चूने के पत्थर की बात करूं तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि चट्टानें कठोर और मुलायम हो सकती हैं, लेकिन चट्टानें द्रव और गैस। चट्टानें समझो ग्रेनाइट की तरह कठोर हो सकती हैं, चूने के पत्थर के समान मुलायम हो सकती हैं, लेकिन चट्टानें कभी भी द्रव और गैस नहीं हो सकती हैं, हाँ या ना?
इन तीनों को एक साथ जोड़ दो, 2 लाइन का एक परिभाषा बनेगा, वही चट्टान का परिभाषा होगा। जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए, वही चट्टान का परिभाषा हो जाएगा। जोड़ना स्टार्ट करें। पृथ्वी का, सुनो ध्यान से, पृथ्वी का वह ठोस भाग जो 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बना है उसे चट्टान कहते हैं। चट्टानें ग्रेनाइट की तरह कठोर या चूने के पत्थर के समान मुलायम हो सकती है। पृथ्वी की सतह का निर्माण आपका कई चट्टानों से मिलकर हुआ है। आसान है कि नहीं है? रटना नहीं है, तुम लोगों को याद रखना, रटना नहीं है। देखो, सोचो, कुछ अपने आप को एक्सप्लेन करेगा, उसी को शब्दों में लिख दीजिए, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताओ कुछ स्पेशल किया है या जो इसमें थे वही लिखा हुआ है? वही लिखा है ना, ठीक है, वही हमने शब्दों से निकाला, लिख दिया, परिभाषा बन गया। क्लियर है? समझ में आया? लिख डालिए, समझ में आया? लिख डालिए। चट्टान। देखो, पृथ्वी सतह का निर्माण चट्टानों से मिलकर हुआ है। पृथ्वी सतह का निर्माण चट्टानों से मिलकर हुआ है। चट्टानों से मिलकर हुआ है, मिलकर हुआ है। पृथ्वी का, उसी में आगे, अब ऐसे कर लेना, इन्वर्टेड कामा में बंद कर देना। देखो, पृथ्वी का ठोस भाग, जो 2 या 2 से अधिक, ठोस भाग जो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है। खनिजों का मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है, उसे चट्टान कहा जाता है। चट्टान कहा जाता है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सॉलिड पार्ट, देखो, सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज combination of या group of 2 or more than 2 minerals, that is group of 2 or more than 2 minerals is known as rocks। हिंदी में क्या लिखा है? उसे क्या लिखा है? चट्टान कहा जाता है। यही है ना आपका? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ या ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 minerals, 2 or more than 2 minerals is known as rocks। अब देखो ध्यान से, हमने क्या ठीक एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया हमने, आपका मान लिया हमने कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का सतह चट्टानों से मिलकर बना है, मान लिया हमने, हाँ या ना? क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये चट्टानों से मिलकर बना है तो पृथ्वी पर सबसे पहले चट्टानें बनी कैसे? ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि पृथ्वी पर सबसे पहले चट्टान बनी कैसे। क्या कुछ ऐसा हुआ कि पृथ्वी पर समझो चट्टान आपका बन गए? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जस्ट सपोज अगर हम अपने पृथ्वी की बातें करें, मान लीजिए हम अपने पृथ्वी की या हम अपने अर्थ की बातें कर रहे हैं, ठीक। अब बताओ, अगर हम बिगिनिंग स्टेज की बातें करें या हम प्रारंभिक अवस्था या बिगिनिंग स्टेज की बातें करें, मान लो हम बिगिनिंग स्टेज की बातें करें, तो मुझे बताओ प्रारंभिक अवस्था में हमारी जो अर्थ है या हमारी जो पृथ्वी है, सोच के आप जवाब देंगे, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, वो आज की तरह थी या एक आग का जलता हुआ गोला थी? वेरी गुड, हमारी पृथ्वी आग का जलता हुआ गोला थी, रिंग ऑफ फायर थी, आग का जलता हुआ गोला। सब लोग जानते हैं इतना? आग का जलता हुआ गोला। सोचो अगर हमारी पृथ्वी आग का जलता हुआ गोला थी तो सिंपल सी बात है, तापमान ज्यादा रहा होगा। सरप्राइज हो जाओगे, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर था अप्रोक्सीमेट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था? जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ,
जब हमारी पृथ्वी आपका आग का गोला थी तब टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन अगर हम करंट सिनारियों की बातें करें, आज की बातें करें, आज या अगर हम प्रेजेंट स्टेट की बातें करें, प्रेजेंट टाइम की बातें करें, तो हमारा जो पृथ्वी का सतह है, आप सोच के जवाब देंगे, हमारी जो पृथ्वी का सतह अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस का एवरेज टेम्परेचर की बातें करें तो कितना है? 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ या ना? सब लोग सहमत हो या मैं गलत बोल रहा हूं? सब लोग सहमत हो या मैं गलत बोल रहा हूं? सहमत हो? मैं बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं? हाँ या ना? क्वेश्चन ये उठा कि अगर पृथ्वी के सतह का तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, अभी तुम मोबाइल निकालो, तुमको पता चलेगा कि इस रूम का तापमान आपका 35, 38, 40 होगा। ये कैसे हुआ? मैं तो बोल रहा हूं 15 से 16। मैं क्या बोल रहा हूं? 15 से। चलो इस रूम की बात छोड़ दो, इस रूम की बात छोड़ दो। अभी तुम इस रूम से बाहर निकलोगे आपका, तो रूम से बाहर तापमान 40 प्लस होगा। हाँ या ना? या 15-16 होगा? 40 प्लस। पीछे वाले बच्चों 15 होगा या 40 होगा? तो मैं तो बोल रहा हूं 15-16। मैं बोल रहा हूं 15-16 और बाहर कितना है? इसका मतलब मैं गलत बोल रहा हूं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने कि ये जो तापमान है ये पृथ्वी के सतह का तापमान है। हम जो बाहर फील करते हो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। किसका है वह? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वायुमंडल का तापमान है। हम बातें कर रहे हैं पृथ्वी के सतह के तापमान को। सोचो जरा सा, कभी इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज कितना हो गया है? 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यस या नो? इसका मतलब 6000 से इस तापमान को कहां आना पड़ेगा? 15 से 16। 6000 से 15 से 16 आने के लिए उस गर्म आग के गोले को गर्म रहना पड़ेगा या ठंडा होना पड़ेगा? ठंडा होना पड़ेगा। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद पृथ्वी ठंडी होती रही है। क्या होती रही है? ठंडी होती रही है। समझिएगा, मान लीजिए ये गर्म पृथ्वी है, ये हमारी गर्म पृथ्वी है, ये रिंग ऑफ फायर है, ये रिंग ऑफ फायर या गर्म पृथ्वी। एक और शब्द यूज करेगा, किताब में लिखा होगा तप्त पृथ्वी, ये लिखा होता है। अब सोचो ये जो आपका हॉट अर्थ है, तप्त पृथ्वी है, इसमें समझो आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इसका नाम क्या है? कूलिंग प्रोसेस या शीतलीकरण की प्रक्रिया, शीतलीकरण की क्रिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्यों होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, प्रकृति का नियम है कि अगर आपके पास ऊर्जा है तो एनर्जी को लॉस करोगे। हाँ या ना? अगर कोई गर्म वस्तु को रख दिया जाए तो वह गर्म वस्तु उष्मा को निकाल करके खुद को क्या करने लगेगी? ठंडी करना स्टार्ट कर देगी। हाँ या ना? ठंडी करना स्टार्ट कर देगी। तो रिंग ऑफ फायर ये शीतलीकरण की क्रिया, ध्यान सुनना, शीतलीकरण की क्रिया हुई तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होने लगा? कम होने लगा। अब तो टेम्परेचर अगर कम होने लगा तो टेम्परेचर के कम होने के कारण पृथ्वी का, समझना, पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, आप समझेंगे, पृथ्वी का जो बाहरी भाग है या पृथ्वी का जो आउटर पार्ट है यह ठंडा हो गया। हाँ या ना? ये ठंडा हो गया। अब बताओ अगर कोई गर्म चीज को ठंडा कर दिया जाए तो वो सॉलिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो जैसे ये ठंडा हुआ किसमें परिवर्तित हो गई? ठोस में परिवर्तित हुई। ये सॉलिड में इसका परिवर्तन हुआ, ठोस में परिवर्तित हुई। हमने तुमने अभी पढ़ा आपका जो सॉलिड है उसी का नाम रॉक है। हाँ या ना? जो सॉलिड है उसी का नाम क्या है? रॉक है। और इस प्रकार पृथ्वी पर पहली चट्टान का जन्म हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर किसका जन्म हुआ? पहली चट्टान का। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर पहली चट्टान का जन्म पृथ्वी के ठंडे होने के कारण हुआ है? हाँ या ना? सबसे पहले ये चट्टान बनी, तो क्या मैं इस चट्टान को प्राइमरी रॉक या प्राथमिक चट्टान बोल सकता हूं? जो सबसे पहले बनी उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक चट्टान या उसको हम बोलेंगे प्राइमरी रॉक। क्लियर है इतना? एक स्टेप थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं और ध्यान से सुनना इसे। अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना। आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा प्लेट टेक्टोनिक, वहां पे इसको मैं यूज करूंगा। चीजों को बड़े ध्यान से सुनना। हमारी पृथ्वी का बाहरी भाग ठंडा हुआ ना? हाँ या ना? सबसे पहले कौन सा भाग ठंडा हुआ? अरे इधर प्रभु, सब ठीक था?
जीवन सुख में चल रहा है? पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चल रहा है ना? तुम लोग हंसने लगते हो। पारिवारिक जीवन में अपने घर वाले मम्मी पापा भाई बहन आते हैं ना आपका। तुम लोग पारिवारिक जीवन का मतलब हस्बैंड वाइफ ही क्यों हो गया? शादीशुदा है क्या? ठीक है, तो मतलब जितने भी लोग यहां बैठे हुए सबका पारिवारिक जीवन क्या चलना चाहिए? ठीक ठाक चलना चाहिए। पारिवारिक जीवन में समस्या होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वापस आइए। पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सा भाग ठंडा हुआ? बाहरी भाग ठंडा हुआ, और बाहरी भाग ठंडा होकर क्या बन गया? ठोस बन गया, सॉलिड बन गया। और सॉलिड जब बना तो इसी को नाम हमने क्या दिया? रॉक्स का नाम दे दिया। इसी को नाम हमने चट्टान दे दिया। यही हुआ आपका। अब समझो ये जो ठोस भाग है, ठीक है, ये जो ठोस भाग है यहां पे सॉलिड पार्ट है, इसको एक और नाम दिया गया। समझो, और बोला गया कि ये है हमारा लिथोस्फीयर। नाम सुना है क्या? ये है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर हिंदी में इसको बोलते हैं स्थल मंडल, या हिंदी में इसको बोलते हैं ठोस मंडल। कौन सा मंडल? तो बताओ, ठोस अगर है तो ठोस मंडल ही बोलेंगे ना? हाँ या ना? इसे हम क्या बोलेंगे? ठोस मंडल। सोच के जवाब देना जरा। हमने कहा ठीक, मान लेते हैं कि ये ठोस मंडल है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ठोस मंडल है। मुझे बताओ, इसी ठोस मंडल पे महाद्वीप है ना? हमारा महाद्वीप कहां बैठा है? तो अगर ये ठंडा हुआ होगा तो पहले पूरा का पूरा ठोस एक साथ जुड़ा रहा होगा ना? तो जब महाद्वीप बना होगा समझो आपका, तो पहले एक महाद्वीप बना होगा या कई महाद्वीप? कितने महाद्वीप? और उस एक महाद्वीप का नाम किसी व्यक्ति ने पैंजिया रखा था। क्या रखा था? अब वो व्यक्ति कौन था बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं। ऊपर का भाग ठोस है, क्लियर है? ठीक है, अब बातों को ध्यान से समझना। ऊपर का भाग जब ठोस, इस मेरे हाथ को देखो ऐसे, सारे बच्चे देखो, ये ऊपर वाला भाग ठोस हो गया और नीचे वाले भाग के ऊपर आके सेट हो गया। और ऊपर वाला भाग क्या बन गया था? और इसको हमने क्या नाम दिया? लिथोस्फीयर बोला, स्थल मंडल बोला, हाँ या ना? या रॉक्स बोला हमने, क्लियर है? अब ऊपर का भाग ठंडा हुआ तो नीचे वाला भाग ठंडा हुआ, हाँ या ना? तो नीचे वाला भाग ठंडा हुआ देवा, तो कोई भी चीज ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। क्या करती है? ऊपर वाला भाग ठंडा हुआ तो सिकुड़ के नीचे वाले भाग पे डिस्कस हो गया। अब नीचे वाला भाग आपका सिकुड़ना स्टार्ट हुआ क्योंकि ठंडा होना स्टार्ट हुआ। देखो, तो नीचे वाला भाग बताओ जब ये सिकुड़ेगा, देखो ध्यान से, नीचे वाला भाग जब ये सिकुड़ेगा तो ऊपर वाले भाग का जो बेस है वो फैल रहा है या सिकुड़ रहा है? क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है या फैल रहा है? अरे जी सिकुड़, ये ऐसे को ऐसे सिकुड़ रहा है ना, तो कहां से फैलता हुआ देख लिया? बड़ा जिंदगी में बड़ा समस्या है ना। देखो, ये ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? अब बताओ, नीचे वाला भाग धीरे धीरे सिकुड़ेगा तो ऊपर वाले का बेस तो सिकुड़ गया ना, ये ऐसे ही रहेगा या टूट जाएगा? अगर ये टूट जाएगा तो कुछ पार्ट बड़े कुछ पार्ट, इसी का नाम प्लेट है। इसी का नाम क्या है? प्लेट है। कुछ प्लेटें बड़ी हैं तो कुछ प्लेटें क्या हैं? छोटी हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पृथ्वी के सतह का निर्माण प्लेटों से हुआ है? उल्टा बोल रहा हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो प्लेटें हैं वो चट्टानों से बनी हुई है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पृथ्वी के सतह का निर्माण चट्टानों से हुआ है? हाँ या ना? अगर तुमसे कोई पूछे कि प्लेट का निर्माण कैसे हुआ है तो क्या जवाब दोगे? ऊपर वाला भाग स्थल मंडल, क्या नाम है इसका? नीचे वाला भाग सिकुड़ा तो स्थल मंडल टूट गया। तो स्थल मंडल का टूटा हुआ भाग ही प्लेट है। हाँ या ना? स्थल मंडल का टूटा हुआ भाग क्या है? प्लेट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, लिखिएगा, छोटा सा हिंट डालना। प्राथमिक चट्टान का निर्माण, प्राथमिक चट्टान का निर्माण, प्राथमिक चट्टान का निर्माण, इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रॉक, इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टान का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रॉक। ठीक है, लिखिएगा, अपने उत्पत्ति के समय
अपने उत्पत्ति के समय, अपने उत्पत्ति के समय पृथ्वी पृथ्वी अत्यंत ही गर्म थी। अपनी उत्पत्ति के समय पृथ्वी अत्यंत ही गर्म थी, हॉट थी, गर्म थी। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देना हॉट। देखो पीछे वाले खुश हो गए। उनको बस खुश होने का मौका चाहिए, उनको बस क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या थी? गर्म थी, हॉट थी। लिखो लिखो, हॉट थी, जिसे 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 अग्नि का गोला, रिंग ऑफ फायर, जिसे अग्नि का गोला या रिंग ऑफ फायर, जिसे अग्नि का गोला या रिंग ऑफ फायर कहा गया, कहा गया। देखो, शीतलीकरण की प्रक्रिया, शीतलीकरण की प्रक्रिया, इंग्लिश वाले बच्चे कूलिंग प्रोसेस, शीतलीकरण की प्रक्रिया इंग्लिश में कूलिंग प्रोसेस के द्वारा, कूलिंग प्रोसेस या शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी का बाहरी भाग, पृथ्वी का बाहरी भाग, बाहरी भाग ठंडा होने लगा। पृथ्वी का बाहरी भाग ठंडा होने लगा तथा तथा शीतल होकर, तथा शीतल होकर ठोस में परिवर्तित हुआ। शीतल होकर ठोस में परिवर्तित हुआ और इस प्रकार ठोस में परिवर्तित हुआ और इस प्रकार पृथ्वी पर, इस प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई। चूंकि चूंकि ये चट्टानें, चूंकि ये चट्टानें आग से निर्मित थी, आग, फायर, ये चट्टानें आग या फायर से निर्मित थीं। इसी कारणवश आग से निर्मित थी। इसी कारणवश इन्हें आग्नेय चट्टानें, आग्नेय या इग्नियस, आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक कहा जाता है, कहा जाता है। चूंकि उसी में आगे थोड़ा, चूंकि इन चट्टानों की उत्पत्ति, इन चट्टानों की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। इन चट्टानों की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। इसी कारणवश इन्हें, इसी कारणवश इन्हें प्राथमिक चट्टान, इसी कारणवश इन्हें प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक कहा जाता है, कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक कहा जाता है। ठीक है, ये जनरल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा हिंट डालिएगा। टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक या चट्टानों के प्रकार। देखो टॉपिक बहुत सिंपल है, आराम से आप समझते हुए चलेंगे। टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टान के प्रकार। सबसे पहले हम चर्चा क्या करने जाएंगे?
आग्नेय चट्टान अभी हमने पढ़ा है, इग्नियस रॉक। चलो, एक तो इग्नियस रॉक, ध्यान से सुनना, एक तो इग्नियस रॉक तब बनी जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, हाँ या ना? थोड़ा इमेजिन करो, कल्पना करो, एक बात को सोचो, इमेजिन करो, अगर पहली चट्टान नहीं बनती, सोचो जरा सा, अगर प्राइमरी चट्टान नहीं बनती, पहली चट्टान नहीं बनती, तो क्या बाद की चट्टानें बन पाती? नहीं बनती ना। अगर पृथ्वी का सतह नहीं बनता तो महाद्वीप और महासागर कैसे बनते, हाँ या ना? महाद्वीप और महासागर नहीं बनता तो पर्वत और पठार कैसे बनते? इसका मतलब आगे की संरचनाओं के निर्माण के लिए जरूरी था कि पहले चट्टान बने, हाँ या ना? क्वेश्चन उठा कि चलो ठीक है, ये तो पहली चट्टान थी, क्या आज भी कहीं आग्नेय चट्टानों का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आपका क्वेश्चन उठा कि आग्नेय चट्टानों का जन्म अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? एकदम वेट करना है, आराम से समझना है, ठीक है? देखो, एक चार्ट बनेगा यहां पे, पहले सभी बच्चे उस चार्ट को समझेंगे, बाद में बनाएंगे। अभी समझना है आपको, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान, हमें कुछ नहीं पता, देखो हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इग्नियस है और दूसरा क्या है? एक आग्नेय है और दूसरा क्या है? चट्टान है। चट्टान का मतलब मुझे पता है ठोस होगा, यह क्या होगा? ठोस। आग्नेय का मतलब आग होता है, यह भी मुझे पता है, आग्नेय का मतलब आग। एक लाइन लिखा मैं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, बस शब्दों को देख के जो मुझे पता चला है वो मैं लिख रहा हूं। हमने बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आग से निर्मित चट्टान है, हाँ या ना? आग से निर्मित चट्टान। क्वेश्चन उठा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चट्टानें वहां पाई जाएंगी जहां पे आग होगा, ये चट्टानें वहां पाई जाएंगी जहां पे आग होगा। क्वेश्चन उठा कि आग कहां पर है, तो हमने लिखा, समझो आपका, आग ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्रों में है, हाँ या ना? आग ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में है, विस्फोट के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन ये उठा कि ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में होता क्या है, बस सुनते चलो ध्यान से। आपका क्वेश्चन उठा कि ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में होता क्या है, या ज्वालामुखी विस्फोट होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, तो एक लाइन बोलोगे ना कि मैग्मा का सतह पर आना। ज्वालामुखी विस्फोट किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर बताओ पिघला हुआ पदार्थ है, हाँ या ना? अगर वो पिघला हुआ पदार्थ बाहर आ जाए तो इसी को तो ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं, हाँ या ना? पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब वो सतह के अंदर है तो मैग्मा है, और सतह के बाहर आ गया तो लावा है। क्लियर है इतना? तो मैंने लिखा ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब मैग्मा का सतह पर आना, हाँ या ना? अब मेरे दिमाग में आया कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं मैग्मा का सतह पे आना। ये मैग्मा क्या है? ठीक है, आग का गोला ये कह रही मैग्मा आग का गोला है। कभी कभी भावनाओं पे नियंत्रण रखना जरूरी होता है ना? मैग्मा क्या है? आग का गोला नहीं, क्या है? पिघला हुआ पदार्थ है सतह के नीचे उपस्थित पिघला पदार्थ, हाँ या ना? सतह के नीचे उपस्थित पिघला पदार्थ। अब क्वेश्चन उठा कि ठीक है, मान लिया कि सतह के नीचे उपस्थित पिघला पदार्थ। क्वेश्चन ये उठा कि सतह के नीचे पिघला पदार्थ क्यों है? स्टेप बाय स्टेप सुनते चलो ध्यान से। देखिए, सतह के नीचे पिघला पदार्थ क्यों है? क्या रीजन है कि सतह के नीचे पिघला पदार्थ है? तो सतह के नीचे तापमान क्या है, हाँ या ना? सतह के नीचे तापमान ज्यादा क्यों है? अब यहां पे सोचना है, अब यहां पे क्या करना है? सोचना है कि सतह के नीचे तापमान ज्यादा क्यों है। क्या समस्या आ पड़ी है, क्या प्रॉब्लम आ पड़ा है कि सरफेस के नीचे तापमान ज्यादा है। पॉइंट नंबर 1 सुन लो पहले। पॉइंट नंबर 1, सतह के नीचे जाओगे तो मुझे बताओ प्रेशर, दबाव ज्यादा है या कम है? पीछे वाले बच्चों, ज्यादा दबाव है। अब बताओ, दबाव किसी चीज को मैं जब दबाऊंगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे या दूर दूर आएंगे? पार्टिकल जब पास पास आएंगे तो फ्रिक्शन या घर्षण ज्यादा होगा या कम होगा? और घर्षण से क्या पैदा होगी?
और ऊष्मा पैदा होगी, तापमान बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? पहला रीजन हमने लिखा आपका, क्यों? तो पृथ्वी के अंदर दबाव क्या है? ज्यादा है। क्वेश्चन ये उठा कि क्या बस यही रीजन है और भी रीजन है? सुनो बस ध्यान से। एक पदार्थ है यूरेनियम, नाम सुना है? यूरेनियम एक पदार्थ है, ठीक है। अगर उस यूरेनियम को इस रूम में रख दिया जाए ना, तो वह यूरेनियम अपना हीट निकालता रहेगा। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो अपने हीट को अपने आप निकालते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अपने हीट को निकालते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। नाम सुना है? थोड़ा सा उसके पीछे का साइंस बता दूं क्या? ठीक है, ज्यादा नहीं, पीछे कह रहा मजा आ जाएगा। 2 मिनट ध्यान से सुनो। सपोज करो एक भारी पदार्थ है, ध्यान से सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो। एक भारी पदार्थ है, एक हैवी मटेरियल है, ठीक है। अब बताओ, भारी पदार्थ है तो सिंपल सी बात है, इसका बताओ आपका एटॉमिक नंबर या परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होगा या कम होगा? वेरी, हाँ या ना? परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस, वेरी गुड, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है ना इतना? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, समस्या इसके साथ है। प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हाँ या ना? दोनों जहां एक साथ मिलकर बैठे रहते हैं उसे न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। क्लियर है ना इतना? चलो आते हैं जरा सा। मान लो ये भारी पदार्थ है और इसके अंदर न्यूट्रॉन और इसके अंदर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा। भारी पदार्थ होगा तो संख्या ज्यादा। अब सपोज करो ये है हमारा नाभिक। क्या है यह? नाभिक। ध्यान सुनना, ये हमारा नाभिक है। अब इसके अंदर बैठा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं? केवल प्रोटॉन। अब इसके अंदर सपोज करो बैठा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की संख्या कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। हम और तुम जानते हैं कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बताओ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा बैठा दिया तुमने। प्रभु जी पिंक शर्ट, सब ठीक ठाक? क्या हो रहा है यहां पे? पीपी लिखा हुआ। पीपी मतलब? वेरी गुड। प्रोटॉन का संख्या? प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब एक साथ बैठा दोगे तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? क्या करेगा? प्रतिकर्षित कर, रिपल करेगा। क्या करेगा? अब बताओ, इस नाभिक में आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण? अगर ये नाभिक में प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो नाभिक ऐसे ही रहेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। नाभिक अगर ब्लास्ट कर जाएगा तो परमाणु खत्म, परमाणु खत्म तो अणु खत्म, अणु खत्म तो तत्व खत्म, तत्व खत्म तो यूनिवर्स खत्म। हाँ या ना? इसका मतलब ये वाला स्थायी है या अस्थायी है? ये अनस्टेबल है। क्या है यह? अनस्टेबल है, स्थायी है। समझो क्या कहते हैं? आप मान लीजिए भूखे हैं और पता चला क्या कहते हैं कि कहीं शादी का निमंत्रण आया हुआ है, पूरा एकदम अलग अलग प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, बड़ा से नया नया कपड़ा पहने पहुंच गए शादी में, जो जो मिला सब लपेटते गए। तुम जो जो मिला, गुलाब जामुन, ये वो, आचा पचा, सब खाते गए। आपका तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा कि पेट का अपना एक लिमिट है। तुम्हें तो लगा कि बस आज तो खा के ही जाना है। हाँ या ना? क्योंकि शादी में होता क्या, कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त गए शादी में, तुम शादी के बाद बोले कि हम तो 2 गुलाब जामुन खाए हैं। तुम्हारा दोस्त बोलता है गुलाब जामुन के साथ मैं रसमलाई भी खाया हूं। तुमको तो अब बुरा लगेगा कि रसमलाई छूट गया मुझसे। ठीक है? अब सोचो, तुमने खूब खाना खा लिया, अब पेट की स्थिति क्या होगी? एक कंडीशन फील होगी, फट न जाए कहीं। हाँ या ना? ठीक है। अब सोचो, ये अस्थायी है। क्या है यह? अगर ये अपने आप को स्थायी नहीं बनाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो अब ये क्या करेगा? अपने प्रोटॉन को कहां फेंकेगा? अपने प्रोटॉन को बाहर फेंकेगा। और जब ये बाहर फेंकता है तो वहीं से क्या निकलती है? वहीं से ऊष्मा निकलती है। ऐसे ही पदार्थ को कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। या क्लियर हुआ? इसे ही कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। तो एक लाइन बोलोगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो खुद को स्थायी बनाने के लिए ऊष्मा का निष्कासन करते हैं। हाँ या ना? क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्या है यह? अनस्टेबल। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, वेरी गुड, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। हाँ या ना? अब इमेजिन करो जरा,
अगर ऐसे पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में होंगे तो, अगर ऐसे पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में होंगे, ये तो उष्मा निकालेंगे, और उष्मा अगर निकालेंगे तो पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ेगा। तो दूसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पे समझो, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति। अब बताओ, दोनों फैक्टर एक साथ काम किया तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आंतरिक भाग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अधिक तापमान से चट्टानें क्या होंगी? बोलो, चट्टानें पिघलेंगी, हां या ना? अगर चट्टानें पिघलेंगी तो चट्टानों के पिघलने से क्या बनेगा? वेरी गुड, मैग्मा का निर्माण होगा। अब बताओ, मैग्मा का अगर निर्माण होगा तो मैग्मा सतह की तरफ जाएगा, मैग्मा का सतह पर प्रवाह, ठीक है, मैग्मा का सतह पर प्रवाह। अब बताओ, मैग्मा का सतह पे प्रवाह अगर होगा तो सतह का तापमान तो कम है ना, हाँ या ना? तो सतह पर बताओ कौन सी क्रिया होगी? ठंडे होने की क्रिया, हाँ या ना? सतह पर शीतलीकरण की क्रिया। अब सतह पर शीतलीकरण की क्रिया होगा तो मुझे बताओ, पिघला पदार्थ क्या बनेगा? पिघला पदार्थ ठोस बनेगा, हाँ या ना? और पिघला पदार्थ अगर ठोस बनेगा तो ठोस वाले को हम क्या नाम देते हैं? ये चट्टान आग से बना है तो क्या नाम देंगे? आग्नेय चट्टान, ठीक है? ठीक है, ये समझो आग्नेय चट्टान के बनने का पूरा प्रोसेस, सिंपल सा। मैंने तुमसे क्या बोला, रटना नहीं है हमें, हमें बस एक पैटर्न पे चलना है। क्या चलना है? एक पैटर्न पे चलना है, और पैटर्न पे चल के टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। मुझे बताओ, मैंने कुछ स्पेशल बोला है क्या? जो जो आप जानते हो वही वही लिख रहा हूं मैं, और उसी को एक पैटर्न में लिखने से क्या हुआ? आग्नेय चट्टानों का क्या हो गया? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो गया। तो यह है आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया। बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए। एरो समझ में आ रहा है कहां कहां से गया हुआ है? एरो समझ में आ रहा है ना? सबसे ऊपर लिखिएगा आग्नेय चट्टान, मैं बोलते जा रहा हूं, आप एरो बनाते जाइए। सबसे ऊपर लिखना है इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान, सबसे ऊपर ब्लॉक में डालना है, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान। लिख लिया? नीचे एरो बनाइए जैसे मैंने बनाया हुआ है, नीचे एरो बनाइए जैसे मैंने एरो बनाया हुआ है, ऐसे एरो बनाइए ऐसे, और लिखिए आग से निर्मित चट्टानें, आग से निर्मित चट्टानें, आग से निर्मित चट्टानें, आग से निर्मित चट्टानें, ठीक है? फिर से नीचे एरो बनाइए, फिर से नीचे एरो बनाइएगा, लिखिएगा ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में आग से निर्मित चट्टान। उसके बाद फिर से एरो बनाओ नीचे की तरफ और लिखो ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में, ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में, ज्वालामुखी विस्फोट के क्षेत्र में, हां एरो बना के फिर से नीचे एरो बनाओ, इसके बाद फिर से एरो बनाओ, लिखो मैग्मा का सतह पर प्रवाह, एरो बना के, मैग्मा का सतह पर प्रवाह ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। मैग्मा का सतह पर प्रवाह ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। मैग्मा का सतह पर प्रवाह ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। लिख लिया? फिर से एरो बनाइए, एरो बनाइए, देखो सतह के नीचे, एरो बना के सतह के नीचे, सतह के नीचे उपस्थित पिघला पदार्थ, सतह के नीचे उपस्थित पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। सतह के नीचे
उपस्थित पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। मैग्मा कहलाता है। लिख लिया? फिर से एरो बना लीजिए। देखो, सतह के आंतरिक भाग में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान मैग्मा के उत्पत्ति का कारण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान मैग्मा के उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, फिर से एरो बनाओ। फिर से एरो लिखो। आंतरिक भाग में तापमान के अधिक होने के कारण, एरो बना के, इसके बाद फिर से एरो बना लीजिएगा और लिखिएगा आंतरिक भाग में अधिक तापमान होने के कारण, अधिक तापमान के कारण, के कारण, अधिक तापमान के कारण। देखिए सब लोग, इधर ऐसे दो भाग बनाइएगा। ऐसे, पहला दाब का अधिक होना, पहला ऐसे दाब का अधिक होना, पहला कारण हाई प्रेशर, पहला कारण हाई प्रेशर। दूसरा कारण आंतरिक भाग में, दूसरा कारण आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ का होना। पहला अधिक दाब, एक कॉलम में दाब का अधिक होना, और दूसरे में आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो सक्रिय पदार्थ की उपस्थिति, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। लिख लिया? लिखा? एक भाग दाब का अधिक होना, हाँ या ना? अरे इधर मैडम, एक क्या हुआ? दो बनाया ना, इसे तोड़ा है ना। एक में लिखो दाब का अधिक होना, लिखो पहले दाब का अधिक होना। अरे मैं तीर ऐसे बना रहा हूं, तुम ऐसे बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? तीर बनना चाहिए। दाब का अधिक होना। और दूसरे में लिखो आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ, आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ। लिख लिया? दोनों को जोड़ो एक साथ, जैसे मैंने जोड़ा है। अब दोनों को एक साथ जोड़ो, ऐसे दोनों को एक साथ जोड़ो सब लोग। लिखो तापमान का अधिक होना। अब दोनों को एक साथ जोड़ दो, दोनों को एक साथ जोड़िए। लिखिए तापमान अधिक होना, तापमान अधिक होना। लिख लिया? हाँ ना तो बोलो। दोनों को जोड़ो एक साथ। इधर इस बच्ची को बोल रहा हूं, दोनों को जोड़ो एक साथ। तापमान का अधिक होना। उसके बाद लिखो आगे, फिर से एरो बनाओ और लिखो अधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलना। उसके बाद तापमान अधिक होना, फिर से एरो और लिखो अधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलना। अधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलना। दिख रहा है? नहीं तो यहां बैठ जाओ आके। चट्टानों का पिघलना। आगे चट्टानों के पिघलने तक आ चुके हो? एरो बनाओ, लिखो मैग्मा का निर्माण, मैग्मा का निर्माण, मैग्मा का निर्माण, मैग्मा का निर्माण। लिख लिया? आगे एरो बनाओ ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। आगे एरो बना के लिखो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा का सतह पर प्रकट होना। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मैग्मा का सतह पर आना या प्रकट होना। मैग्मा का सतह पर आना या प्रकट होना। हो गया? लिख दिया? आगे एरो बनाओ सतह पर लावा का ठंडा होना।
देखो, सतह पर लावा का ठंडा होना, सतह पर लावा का ठंडा होना हो गया। फिर से एरो बनाओ। लावा के ठंडे होने से चट्टान का निर्माण, फिर से लावा के ठंडे होने से, लावा के शीतलीकरण से या ठंडे होने से चट्टान का निर्माण, चट्टान का निर्माण, लावा के ठंडे होने से चट्टान का निर्माण। ठीक है, अब इस एरो को उठाकर जोड़ दो आग्नेय चट्टान से। जहां पे तुम्हारा रुका हुआ है वहां से लाइन खींचो और कहां जाके जोड़ो, आग्नेय चट्टान से। जुड़ गया? ठीक है, यही है आग्नेय चट्टान का उत्पत्ति का पूरा क्रिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरी बात को समझो। ये डायग्राम तुम्हारे पास है ना, ये चार्ट तुम्हारे पास है। इस चार्ट का फायदा क्या, ये जानो। अब तुम्हारे पास चार्ट है ये, अगर तुमसे 150 शब्द पूछेगा तो 150 लिख दोगे, 250 पूछेगा तो 250 लिख दोगे, 500 पूछेगा 500 लिख दोगे। ये तुम्हारे हाथ में है अब। ठीक है ना? तो ये हुआ आग्नेय चट्टान का उत्पत्ति का क्रिया। क्लियर? अब है डालिएगा आग्नेय चट्टानों की विशेषता। है डालो, आग्नेय चट्टानों का विशेषता। आज एक बात बताओ, तीर सही से चला है ना? ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद अपना कॉपी खोले, समझी में यार तीर कहां कहां जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। है डालिएगा आग्नेय चट्टानों की विशेषता, इंग्लिश में कैरेक्टर ऑफ इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टानों की विशेषता या कैरेक्टर ऑफ इग्नियस रॉक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान की विशेषता। कुछ बातें आप लोग बिल्कुल जानते हो, आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे क्या क्या आप लोग जानते हो, ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1, आप जानते हो कि ये चट्टानें लावा से बनती हैं, हाँ या ना? तो लिखा मैंने, लावा के कूलिंग प्रोसेस से, शीतलीकरण से निर्मित होती हैं। आप लोग जानते हो कि ये जो चट्टानें हैं ये लावा के कूलिंग प्रोसेस से निर्मित होती हैं। अभी पढ़ा ना हमने कि लावा ठंडा होगा, लावा के ठंडे होने से क्या बनेगा, आग्नेय चट्टान। यही पढ़ा हमने। दूसरा, अब तो आप क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, क्या बोल रहे हो इधर? इधर देखो, बीच में बैठ के हंस रहे हैं सब। प्रभु जी, यहां पे विस्फोट करा दिया, लावा वा बन गया, आपका तापमान 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है, टेंशन में हम लोग हैं कि चट्टान उट्टान बना दिया जाए। हाँ, कुछ समस्या होगी क्या प्रभु जी? क्या समस्या है? आप ही का है ना? हाँ, इधर इधर इधर। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट केवल चट्टानी भाग में होता है? मतलब ना 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 ना, जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहां पे आग्नेय चट्टान बनती है। नहीं होता, श्योर हो? ज्वालामुखी विस्फोट समझो क्या कहते हैं कि कई कारण हैं। ठीक है, पहला कारण देखो क्या है आपका, जहां पे 2 प्लेटें टकरा रही हो, हाँ या ना? तो प्लेट अंदर चली जाएगी और अंदर चली जाएगी तो पिघल करके लावा बना देगी, पहला रीजन। दूसरा, जहां पे 2 प्लेट दूर जा रही है, मान लो ये सरफेस से दूर चला गया तो दरार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और वहां से मैग्मा कहां आ जाएगा, बाहर। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन समझो आपका, पृथ्वी के अंदर अधिक हीट का होना। जैसे प्रेशर कुकर है, मान लो प्रेशर कुकर का सीटी तुम ब्लॉक कर दो और उसका टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो वैसे ही रहेगा, फट जाएगा। वैसे ही पृथ्वी के अंदर उष्मा ज्यादा है ना, अगर इस उष्मा को ना निकालूं तो पृथ्वी वैसी रहेगी या फट जाएगी? फट जाएगी। ये तीनों कंडीशन जहां भी होगा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर ये तीनों कंडीशन पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ तो पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। अगर ये सागर के अंदर हुआ तो कहां विस्फोट होगा? सागर के अंदर हो जाएगा। अगर ये प्लेन रीजन में हुआ तो कहां पे हो जाएगा? प्लेन रीजन पे। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए,
तो ये नहीं बोलेंगे कि केवल चट्टान वाले में नहीं, हमारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो ज्वालामुखी विस्फोट कहीं भी हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी दशाएं पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा बनती हैं, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? यही था ना? ठीक। चलो, पहला हमने लिखा आपका लावा का शीतलीकरण, दूसरा देखो लिखा मैंने। अब मुझे बताओ, लावा ठंडा हुआ है, क्या हुआ है? अगर लावा ठंडा हुआ है तो लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनेगी वो मुलायम होगी या कठोर होगी? ठीक, कठोर चट्टान का उदाहरण, हाँ या ना? अगले पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। ये हार्ड रॉक है, क्या है यह? हार्ड रॉक है, कठोर चट्टान है। ठीक है, तो पहला लिखा, ठीक है, ड्यू टू कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, और दूसरा लिखा हार्ड रॉक। तीसरा, बातों को अब ध्यान से अगला पॉइंट समझना। चट्टान, लावा ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है? पीछे वाले बच्चों, लावा क्या हो रहा है? लावा अगर ठंडा होगा तो अगर कोई चीज ठंडी होती है तो पार्टिकल दूर जाएगा, पास आएगा? पास आएगा। ये ठंडे होने से चट्टान बनी है तो पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ गया होगा, हाँ या ना? पार्टिकल पास पास आ गया हो तो गैप नहीं होगा, हाँ या ना? गैप नहीं होगा तो क्या पानी रीस कर नीचे जा सकता है? पानी रीस कर नीचे नहीं जाएगा तो ऐसी चट्टानों को अपारगम्य चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारगम्य चट्टानें। समझो आपका, ठीक है? अपारगम्य चट्टान का मतलब समझो, ऐसी चट्टानें जिससे वाटर, पानी रीस कर नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तुमको एग्जांपल देता हूं। किचन में तुम लोगों ने देखा होगा, जो मॉडर्न किचन बनाया जाता है वहां पे ब्लैक रंग की स्लैब डाली जाती है, देखा है? तो ब्लैक रंग का जो स्लैब होता है वो ग्रेनाइट होता है। क्या होता है? ग्रेनाइट पे तुम पानी गिरा के देखना, पानी ऊपर ही रहेगा, वो पानी नीचे जाने वाला नहीं है। तो ग्रेनाइट एक ऐसी चट्टान है जहां से वाटर का लीकेज नहीं होगा, पानी का लीकेज नहीं होने वाला। तो ऐसी चट्टानों को बोलते हैं अपारगम्य चट्टान। क्या बोलते हैं? तो हो गया हमारा कि ये अपारगम्य चट्टान है। अपारगम्य चट्टान का उदाहरण है, सुनते चलना। अगला पॉइंट समझो। मुझे बताओ, लावा है, मैग्मा है, मैग्मा का तापमान तुम्हारा 3 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 3 से 4000 डिग्री। वो उबल रहा है, बॉयल कर रहा है। ऐसे समझो जैसे पानी तुम्हारा बॉयल कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी तुम्हारा बॉयल कर रहा है, वैसे ही लावा बॉयल कर रहा है। और अचानक से वो ठंडा हुआ, बुलबुला इसका ऐसे बड़ा हुआ, ठीक है, तब तक ठंडा हो गया। क्या हो गया? बताओ, तुमने देखा होगा पानी में बबल्स बनते हैं ना, बबल्स बन के वैसे ही रहते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। प्रभु को जगाओ जरा, प्रभु जागिए थोड़ा, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ आओ इधर पहले आओ, पानी पिला रहा हूं। तो फिर क्यों सो रहे थे? सोने मतलब ऐसे सर नीचे करके सुन रहे थे। अच्छा, मतलब ये ध्यान की एक अलग अवस्था है यार। ठीक है, मतलब ध्यान लगा था ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कोई लेट के ध्यान लगा रहा है, कोई बैठ के ध्यान लगा रहा है। ध्यान लगना चाहिए। सुनो, थके तुम ही नहीं हो, तुम ही नहीं थके हो, मैं भी थका हूं। सुनो, तुम तो खाना वाना खा के आए होगे, ठीक है? अरे सुन लो पहले, मैं इनसे पूछो क्या कहते हैं, मैं कल रात से ही खाना नहीं खाया हूं, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं समझो, मैं दिल्ली से पटना आया हूं तो पानी चेंज हुआ है। पानी चेंज हो तो पानी इतनी जल्दी सूट नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं केवल आपका तुम्हारा नारियल पानी पी करके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं तो तरोताजा हूं भाई, मैं तो तरोताजा हूं ना। तुम बताओ, तुमसे ज्यादा एनर्जी मेरी लग रही है ना? मेरे चेहरे पे कोई सिकन देख के बताओ जरा। तुम बैठ के सुन रहे हो लेकिन तुम्हारे चेहरे पे सिकन है, कैसे काम चलेगा प्रभु? देखो, टीचर तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है ना। देखो, दो पार्ट हैं, एक स्टूडेंट और दूसरा कौन है? टीचर। दोनों एक साथ मिलकर के एक समान मेहनत करेंगे, सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है समझो, प्रॉब्लम क्या है कि टीचर खूब मेहनत कर रहा है, बच्चों वालों का थोड़ा डाउन हो जाता है।
इसलिए सिलेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जोश के साथ बने रहो, बैठे रहो। क्या कहते हैं, अच्छी बात है कि तुम लोग 11:30 बजे से बैठे हुए बैठे आपका, और अभी 5 बजने वाला है ना, 5 बजने वाला है और 11:30 बजे से आप लोग बैठे हो। ये आपकी कैपेसिटी दिखा रहा है, ये आपकी क्या है, कैपेसिटी दिखा रहा है आपका। तो खुश होना है थोड़ा इस पे, क्योंकि इतना तो मान के चलो। ये देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि बीपीएससी तुम्हारा पहला स्टेज है, बीपीएससी तुम्हारा पहला स्टेज है। मैं इतना मान के चल रहा हूं कि जितने लोग बैठे हुए हो, बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम जरूर दोगे, इतना मैं मान के चल रहा हूं। और यूपीएससी का एग्जाम दोगे तो मेंस में जानते हो 9 साढ़े 9 से 12:30 3 घंटे का, उसके बाद गैप 2 से 5, 6 घंटे तुमको बैठना पड़ेगा और 6 घंटे बैठ के लिखना पड़ेगा। कोई इफ एंड बट वहां पे है ही नहीं। 9:30 से 12:30, गैप 2 से 5 और रेगुलर। आज एक एग्जाम हुआ, आज एग्जाम तुम्हारा एसए और हिंदी का हो गया, कल इंग्लिश का हो गया, परसों जीएस1 जीएस2, नरसों तुम्हारा जीएस3 जीएस4, गैप, ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2। 6 से 7 दिन में एग्जाम खत्म। सुबह शाम दोनों एग्जाम होगा। तो कम से कम 6 घंटा बैठ के पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए। अब मुझे लगता है तुम्हारा एग्जाम भी जो मेंस वाला होता है सुबह शाम होता है क्या, या एक दिन के गैप पे होता है, गैप पे सुबह शाम। तो सुबह शाम अगर मान लो हो रहा है तो 6 घंटा तो बैठना पड़ेगा ना, हाँ या ना। अब उसमें तुम्हारा बॉडी पेन कर रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 घंटा बैठेंगे तो आइए आपका स्वागत किया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड में, हाँ या ना। एक बात याद रखना, तुम प्री क्वालिफाई हो, मैं जानता हूं तुम टैलेंटेड हो, प्री क्वालिफाई हो, मैं मान गया कि तुम टैलेंटेड हो। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुमने जो साल भर 2 साल में जो ज्ञान अर्जित किया है ना अपना, उस ज्ञान को तुम 150 शब्दों में, 400 शब्दों में लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। क्योंकि तुमको माइक तो नहीं मिलने वाली ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए। माइक मिलेगी क्या, पेन मिलेगा, पेपर मिलेगा, और 250, 300, 500 शब्दों में ज्ञान का प्रदर्शन करना है। अब तुम ज्ञान का प्रदर्शन वहां पे लिखने में करोगे तुम। अब तुमने अच्छा लिखा, मैं समझ गया कि अच्छा इसको लिखने भी आता है, चलो इससे फेस टू फेस मिलते हैं जरा, और फेस टू फेस मिलकर देखते हैं कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करता है। और तुमसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा, तुमने आंसर दिया, सिचुएशन को कंट्रोल किया, मैं सेटिस्फाई हो गया, यस यही वो कैंडिडेट है जो मैं ढूंढ रहा था। आओ, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है आपका। यही प्रोसीजर है तुम्हारा, सिंपल प्रोसीजर है आपका, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। एक बात और, फिर टॉपिक पे वापस आता हूं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोगों को ग्रेजुएशन में, 10th में, 12th में कम नंबर मिला होगा, तो मन में लगता हो कि शायद 1 घंटा और पढ़ लेता तो नंबर ज्यादा मिल जाता। ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, याद रखना। अगर क्या कहते तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, मैं एकांत में बैठा हूं, मेरे अंदर से ये आवाज आनी चाहिए, जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैंने पढ़ा, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये दिमाग में आ गया ना कि नहीं 1 घंटा और पढ़ लेता तो रोका किसने था, किसने रोका था, किसने रोका था क्या, ठीक है। इसका मतलब बदमाशी तुम्हारी है, बदमाशी किसकी है, तुम्हारी है, आपका। तो दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए 1 घंटा काश पढ़ लेता ना, जितना कैपेसिटी था पढ़ लिया मैंने, नहीं हुआ मेरी किस्मत नहीं थी, बात खत्म। ठीक है महाराज, तो इसी पे फोकस रहना है, ध्यान के अलग अलग आपका मुद्राएं नहीं बनानी है। आ जाओ वापस आते, ठीक है। और पारगम में चट्टान देखो। अगला मैं तुमसे बोल रहा था कि पानी को जब मैं गर्म करता हूं, सुनो, पानी को जब मैं गर्म करता हूं तो बुलबुले बनते हैं ना, वैसे ही मैग्मा गर्म है, और मैग्मा गर्म में बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है। अब मान लो बुलबुला बना और बुलबुला बन के ब्लास्ट होता है, तब तक मैग्मा ठंडा हो गया। ऐसे बुलबुला बन के ब्लास्ट होने वाला था, तब तक मैग्मा ठंडा हो गया। वो बुलबुला ब्लास्ट होगा, वैसे ही दिखेगा। तो जब मैं इस चट्टान को देखूंगा तो मुझे छोटे छोटे बुलबुले दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। फिजिक्स की भाषा में, भूगोल की भाषा में इसे क्रिस्टल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इन चट्टानों में क्रिस्टल होगा कि नहीं होगा, इसीलिए इन चट्टानों को क्रिस्टली रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। लिख रहा हूं मैं इसमें, इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, या ये क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं या क्रिस्टल पाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे आते, ध्यान सुनिएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ऐसे देखो, सपोज करो ये पृथ्वी का सतह है,
ध्यान से आप समझेंगे। ये मान लीजिए पृथ्वी का सतह है यहां पे, ठीक है। सपोज करो क्या कहते हैं, चूहा है। अब यहां से मैग्मा आया, चूहा के शरीर पे आके लावा आपका जमा हो गया। चूहा मर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मर जाएगा, ठीक है। चूहा मर गया, समझो क्या कहते हैं। अब इस चूहे के परिवार के सदस्य आए, इस चूहे के परिवार के सदस्य आए, सोचा कि चलो ठीक है, चूहा बेचारा मर गया है, इस चट्टान को तोड़ करके इसका डेड बॉडी निकालते हैं और डेड बॉडी निकाल करके इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब चट्टान को मैं तोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं? चट्टान को तोड़ रहा हूं। मुझे बताओ कुछ इसका हड्डी उड्डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही जानना, हड्डी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? श्योर हो? दूसरा एग्जांपल देता हूं। क्या नाम है आपका? अमित। मान लो क्या कहते हैं, मैंने यहां पे अमित को खड़ा कर दिया। मैंने बोला कि तुम लोग एक जादू दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? अमित को खड़ा किया। अमित के चारों तो मैंने क्या किया, एक स्टील का बर्तन लिया, ठीक है, और ये अमित को उसके से ढक दिया और स्टील के बर्तन का तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना कर दिया? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद करने के बाद स्टील का बर्तन मैंने हटा दिया, कहां जाएगा? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। सब कुछ गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मुझे बताओ, डेड बॉडी को जब हम जाकर के आपका चिता के ऊपर जलाते हैं, तापमान कितना होगा? 100, 200, 300, 400, हाँ या ना? 500, और हड्डी तुम्हारा राख बन जाता है। मैग्मा का तापमान 3 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हड्डी राख बनेगी या गैस बन जाएगा? और गैस बन जाएगा तो डेड बॉडी कहां से होगा? डेड बॉडी होगा? नहीं होगा। आपका अमित बेचारा स्पेस में भ्रमण करेगा। कहां भ्रमण करेगा? स्पेस में। यानी कि क्लियर है कि इन चट्टानों में मरे हुए जीवों का अवशेष नहीं मिलेगा। मरे हुए जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं बोलूंगा, समझो, बोलूंगा कि इन चट्टानों में, हां, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। हाँ या ना? जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं पाए जाते? लिखा मैंने, अधिक तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण। क्लियर है ना? चलो अब बताओ, अगर इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं है तो आप बताइएगा, क्या इन चट्टानों में फॉसिल्स फ्यूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि जीवाश्म से ही क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन। तो इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे, फॉसिल्स फ्यूल नहीं पाए जाएंगे, या जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, समझो, ठीक है। बताओ, इन चट्टानों, ये चट्टाने, बताओ, ये जो रॉक्स है, ये जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर उपस्थित पदार्थ से हो रहा है, हाँ या ना? और उस पदार्थ को हम मैग्मा बोल रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर बताओ खनिज पदार्थ है कि नहीं है? तो मैग्मा जब बाहर आएगा तो इन चट्टानों में खनिज पदार्थ भी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो लिखा मैंने, इन चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति होगी, खनिजों की उपस्थिति। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से खनिज होंगे तो क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ, पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा और निकेल। पूरी पृथ्वी की बात किया मैंने, पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा लोहा और निकेल पाया जाता है, हाँ या ना? तो इन चट्टानों में भी सबसे ज्यादा क्या होगा? वेरी गुड, यहां पे होगा, समझो, लोहा भी होगा और क्या होगा? निकेल भी होगा। और भी कई और भी कई खनिज हो सकते हैं, मेन क्या होंगे आपके? लोहा और निकेल। अब बताओ, अगर ये चट्टाने टूटेंगी, मान लो ये चट्टान टूट गई, तो चट्टानों के टूटने से बताओ छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर जमा हो जाएंगे तो वही मिट्टी का निर्माण कर देगा। अब उस मिट्टी में आपका लोहे की मात्रा ज्यादा होगी, लोहे का रंग काला तो मिट्टी का रंग, तो कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। बिल्कुल ठीक। तो इन चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। टूटने से काली मृदा का निर्माण, ब्लैक सॉइल बनती है। टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है या ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
आई बात समझ में? ये तुम्हारा क्या है, इसकी विशेषता है। लिख डर। अब इसको खुद से लिखना, मैं नहीं लिखवाऊंगा, ठीक? ऐसे बना के लिख दीजिए। आप या तो पॉइंट वाइज कर लीजिए, डायग्राम चार्ट बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, मर्जी आपकी है। क्या बेटा? 1 2 3 4 ऐसे कर लो। देखो इधर, इसको 1 कर लो, इसको 2 करो, 3 कर लो, 4 करो, 5 6 करो, इसे 7 कर लो, इसे 8 कर लो। चॉइस आपकी है, आप कैसे करना चाहते हैं। माइंड मैप का नाम सुना है ना? माइंड मैप का नाम सुना है? माइंड मैप, माइंड का मतलब दिमाग और मैप का मतलब मानचित्र, तो दिमाग का मानचित्र है यार, ठीक है? बना डालिए इसे। मैग्मा, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा, मैग्मा खनिज को बिल्कुल गला देगा। मैग्मा का तापमान तुम्हारा 3 से 4000 होता है, तो खनिज क्या, वो चट्टान को भी गला देगा। ये लावा लावा के शीतलीकरण से निर्मित होती है। लावा के इतने देर में तो मैं बोल दिया होता तुम लोगों को। हाँ छोड़ देता हूं, बनाई बनाई। मेरे बाद कोई और भी क्लास है क्या? नहीं ना, ठीक है। मैग्मा खनिज को गलाता है, तो आग्नेय में खनिज कैसे? आग्नेय तुम्हारा ठंडे होने के बाद बनता है ना जी, तो पहले मैग्मा गला देगा, फिर ठंडा हो जाएगा तो खनिज भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो चट्टान को तोड़ के खनिज निकाल सकते हो। पीछे वाले बच्चों ड्रॉ कर रहे हो या ड्रॉ कर लिया? कर लिया तो पीछे वाले आज कर लीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया कर लीजिए। आठ नंबर बोल दीजिए। 8 नंबर क्या है? अच्छा ये 8 नंबर, 8 नंबर बेटा लिखा हुआ है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। आग्नेय चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है। 4 नंबर लिखा हुआ है, अपारगम्य चट्टान का उदाहरण है। इनपोरस बोलते हैं, इम्पोरस या अपारगम्य चट्टान का उदाहरण है। सात नंबर है, इन चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति है। 7 नंबर लिखा हुआ है, इन चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति है। इन खनिजों में इन चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति है, मुख्यतः लोहा और निकिल।
मुख्यतः लोहा और निकिल। हो गया? बहुत स्लो स्पीड है तुम लोगों का। इधर हो गया? सबका हो गया? देखो ये वाले बच्चे एकदम तेज पहले से लिख के बैठे हुए हैं। हो गया? हाँ, इधर हुआ कि नहीं? इनको दिखाइए जरा। हुआ? इतना स्पीड स्लो कैसे है? स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। चलिए अब एग्जाम्पल डालिएगा। आग्नेय चट्टान के उदाहरण। आग्नेय चट्टान के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान के उदाहरण या एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। 2 मिनट अब ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है? सपोज करो 2 केस तुमको बता रहा हूं, केस 1 और केस 2। सपोज करो केस 1 में हमने क्या बोला कि जो हमारा सरफेस है, ध्यान से सब लोग समझिएगा और जवाब दीजिएगा। जो हमारा सरफेस है, ये सरफेस कमजोर है। कैसा है? कमजोर है, वीक सरफेस है। और दूसरा हमने बोला कि जो हमारा सतह है या जो सरफेस है, ये सरफेस स्ट्रांग है, हार्ड है या मजबूत है। बातों को बस ध्यान से सुनना। देखो मान लो ये सतह आपका मजबूत है, क्या है? और पहले वाले में हमने बोला कि ये सतह हमारा कमजोर है। फिगर से क्लियर हो रहा है? अब कमजोर सतह है तो अंदर से देखो मैग्मा आया, इसने सतह को तोड़ दिया और सतह को तोड़ करके सतह पे मैग्मा ठंडा हो गया। हाँ या ना? सतह को क्यों तोड़ पाया? ये सतह क्या था? कमजोर। तो सतह को तोड़कर मैग्मा सतह पे आ गया। तो मैग्मा अगर सतह पे आए तो मुझे बताओ कि ये जो इग्नियस रॉक होगी, ये जो आग्नेय चट्टान होगी, आग्नेय चट्टान का निर्माण बताओ सतह पर होगा ना? आग्नेय चट्टान का निर्माण सतह के ऊपर होगा। अब बताओ अगर सतह के ऊपर इसका निर्माण होगा तो क्या इसे बाह्य आग्नेय चट्टान बोल सकता हूं? तो मैंने इसे बोला बाह्य आग्नेय चट्टान। इंग्लिश में इसको बोला गया एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक इग्नियस रॉक। एक्सोजेनेटिक इग्नियस रॉक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, चॉइस आपकी, अब क्या बोलना चाहते हो। दूसरा देखो, दूसरे केस में मान लो मैग्मा सतह को तोड़ना चाहता है, सतह को, लेकिन सतह कैसा है? सतह मजबूत है, तो सतह को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाया। पूरी तरह से नहीं तोड़ पाएगा। तो ये बताओ ये सतह के ठीक नीचे होगा, क्योंकि सतह पे तो जाएगा नहीं, सतह के जस्ट क्या होगा? तो सतह के जस्ट नीचे होगा। तो मुझे बताओ आग्नेय चट्टान का निर्माण कहां पे हो रहा है? आग्नेय चट्टान का निर्माण सतह से, वेरी गुड, सतह के नीचे। अब आग्नेय चट्टान का निर्माण बताओ सतह के नीचे होगा, तो इसे आंतरिक बोल सकता हूं ना? तो इसे हमने बोला आंतरिक चट्टान या आंतरिक आग्नेय चट्टान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो मुझे बताओ आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की? कौन कौन सा? आंतरिक आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान की बातें करें, समझो, सॉरी, बाह्य आग्नेय चट्टान की बातें करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। नाम सुना है? आंतरिक आग्नेय चट्टान की बातें करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सॉरी 1 मिनट, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। ये है आंतरिक का मतलब कौन है? ग्रेनाइट। और ये क्या है आपका? बेसाल्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सोच के जवाब देना बस। बाह्य आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बेसाल्ट है और आंतरिक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट। दोनों आग्नेय चट्टान है, दोनों क्या है? दोनों कठोर चट्टान है, दोनों का निर्माण लावा से हुआ है, हाँ या ना? लेकिन एक सतह पे है और एक सतह से नीचे है। अब क्वेश्चन उठा कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट, बेसाल्ट सतह पे बनती है और ग्रेनाइट कहां बनती है, तो दोनों का घनत्व तो एक समान होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। अब किसी का घनत्व तो ज्यादा होगा, किसी का घनत्व,
तो आपके अनुसार किसका घनत्व ज्यादा होगा, ग्रेनाइट या बेसाल्ट? हमें नहीं पता। अरे वेट 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 वेट, हमें नहीं पता कि किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका घनत्व कम होगा। मुझे बताओ घनत्व का मतलब क्या समझते हो? ज्यादा कठोर? जिस पीछे वाले बच्चों, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो ज्यादा कठोर होगा, और जिसका घनत्व कम होगा कम कठोर। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे बताओ ज्यादा कठोर कौन होगा? जो ज्यादा ठंडा होगा। जो ज्यादा ठंडा होगा वो ज्यादा कठोर होगा या कम कठोर? ज्यादा कठोर होगा। और जो ज्यादा कठोर होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा ठंडा कौन होगा? जो सतह पे होगा या नीचे? कौन? तो सतह पे कौन है? तो ज्यादा कठोर कौन होगा? घनत्व किसका होगा? तो ग्रेनाइट क्यों बोला फिर ग्रेनाइट क्यों बोला? बेसाल्ट का घनत्व ग्रेनाइट से क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि ये सतह पे आया हुआ है ना, सतह का तापमान तो कम है ना, तो जो सतह पे आके ठंडा होगा वो ज्यादा ठंडा होगा। हाँ या ना? और ज्यादा ठंडा होगा तो ज्यादा कठोर होगा, और जो ज्यादा कठोर होगा उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा। तो बेसाल्ट का घनत्व ज्यादा होता है और ग्रेनाइट का घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो तुम लोगों ने क्या सोच के ग्रेनाइट बोला था? प्रेशर के कारण। अच्छा चलो कोई क्लियर है ना? चलो एक काम करना, ऐसे करना, आप लोग एग्जाम्पल डाला है ना, अब उसमें ऐसे लिखना, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान। मेरे साथ लिखते चलो, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान। ऐसे दो पार्टों में तोड़ो। एक में लिखो आंतरिक आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और यहां पे लिखो बाह्य आग्नेय चट्टानें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऐसे दो कॉलम बना लीजिए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वाले में एक लाइन लिखिएगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरा कॉलम बाह्य आग्नेय चट्टान। कर लिया? आंतरिक वाले में लिखिएगा जरा, लिखो। एक ऑनलाइन में पूछ रहा कि सर आज पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा क्या? ऑनलाइन वालों को कुछ बच्चे ऐसे जिनको पढ़ने पे ध्यान कम रहता है और उनका ध्यान कहीं और घूमता रहता है। एक बोल रहा है सर मैं किचन से रूम में, रूम से किचन में आ जा रहा हूं। तो क्यों आ जा रहे हो भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? मत करो ऐसा, क्या जरूरत है करने की ऐसा। लिखो आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। लिखो ये चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें। लिखो ये चट्टानें, ये चट्टानें सतह के नीचे, सतह के नीचे, सतह के नीचे लावा के, सतह के नीचे लावा के शीतलीकरण की क्रिया, शीतलीकरण की क्रिया, इंग्लिश में कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, कूलिंग प्रोसेस ऑफ लावा, शीतलीकरण की क्रिया से निर्मित होती हैं, से निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं। जैसे, जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट, जैसे ग्रेनाइट। सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम लिखो ये चट्टानें, ये चट्टानें, चट्टानें पृथ्वी सतह पर या पृथ्वी सतह के ऊपर, ये चट्टानें पृथ्वी सतह के ऊपर लावा के
पृथ्वी सतह के ऊपर लावा के शीतलीकरण या कूलिंग प्रोसेस, लावा के शीतलीकरण या कूलिंग प्रोसेस से निर्मित होती हैं, से निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं, निर्मित होती हैं, जैसे बेसाल्ट, जैसे बेसाल्ट, जैसे बेसाल्ट। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ध्यान सुनो। इतना सब लोग समझ गए हो? क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है और कैसे बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत के दक्षिण भारत में, ध्यान सुनना, कहां पे? भारत के दक्षिण भारत में काली मिट्टी के उत्पत्ति का क्या कारण है? वेट, काली मिट्टी की उत्पत्ति का क्या कारण? ऑप्शन ए, ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानों का टूटना। ऑप्शन बी, बेसाल्ट की चट्टानों का टूटना। ऑप्शन सी समझो, सर्पेंटाइन का टूटना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बेसाल्ट, सतह के ऊपर कौन है? बेसाल्ट, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ग्रेनाइट भी है, ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है ना। ग्रेनाइट के टूटने से लाल मिट्टी बनती है, याद रखना। ग्रेनाइट के टूटने से कौन सा मिट्टी बनेगा? लाल मिट्टी, ठीक है। बेसाल्ट के टूटने से क्या बना है? काली मिट्टी। इसको आप याद रखिएगा। चाहे तो कहीं नोट करके इसमें लिख दीजिएगा, इसी में कहीं नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके, बाह्य चट्टानों, बाह्य आग्नेय चट्टानों, बाह्य आग्नेय चट्टानों, बाह्य आग्नेय चट्टानों, ब्रैकेट में बेसाल्ट, इन ब्रैकेट बेसाल्ट का घनत्व, का घनत्व आंतरिक आग्नेय चट्टानों की तुलना में, आंतरिक आग्नेय चट्टानों की तुलना में, ब्रैकेट में ग्रेनाइट, बाह्य आग्नेय चट्टानों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बाह्य आग्नेय चट्टानों का घनत्व, ब्रैकेट में बेसाल्ट, बेसाल्ट ब्रैकेट क्लोज, घनत्व आंतरिक आग्नेय चट्टानों, आंतरिक आग्नेय चट्टानों ना, आंतरिक आग्नेय चट्टानों, ब्रैकेट में ग्रेनाइट, ब्रैकेट क्लोज, से अधिक होता है, से अधिक होता है, ठीक है, से अधिक होता है। क्लियर है? ये टॉपिक था आपका आग्नेय चट्टान। ये टॉपिक क्या है आपका? आग्नेय चट्टान। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, 5 मिनट के अंदर टॉपिक को हम रिवाइज कर लेते हैं। कॉपी किताब बंद कर लीजिए, कॉपी बंद कर लीजिए आप लोग। बंद कर लिया? चलो, हमने देखो आज स्टार्ट किया था आपका कि जहां पे समझो वर्षा मौसमी होती है। कैसी होती है? सारे बच्चे सुनो, जहां पे वर्षा मौसमी होती है वहां पे पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति? भारत की बातें करें तो भारत में समझो अधिकांश वर्षा मौसमी होती है, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। चौथा केस में हमने बोला कि जहां पे वर्षा 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पे जेरोफाइट पाया जाता है, मरुस्थली वनस्पति पाई जाती है। हाँ या ना? कांटे होते हैं, जड़ें गहरी होती हैं, तनों के चारों तरफ मोटी छाल होती है, पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया था शीतोष्ण कटिबंध। क्या चर्चा किया था? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का मतलब 23.5 से 66। यहां पे गर्मी और सर्दी का मौसम क्लियर होता है, पछुआ हवाओं का प्रभाव होता है। इन क्षेत्रों में आंतरिक भागों में आपका शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रेरी है, पंपास है, स्टेपी है, यही बताया गया था। ये घास के मैदान, यहाँ पे एक प्रदेश है भूमध्य सागरीय प्रदेश जहां पे वाइन का इंडस्ट्री, वाइन का उत्पादन होता है। हाँ या ना? उसके बाद हमने ठंडा प्रदेश देखा। ठंडे प्रदेश में 2 रीजन था। एक रीजन जहां पे पूरे साल बर्फ थी, वहां पे मांस और लाइकेन था। जहां पे पूरे साल बर्फ नहीं थी, हिमपात हो रहा था, वहां पे शंकुधारी वनस्पति थी। यही था ना? उसके बाद हम देशांतर में आ गए। उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा क्या है? देशांतर। देशांतर पूर्ण वृत्त ना होकर के हाफ सर्किल है आपका।
देशांतर 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। इसके पूरब में जाने पर 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, प्लस कर देते हैं, और पश्चिम में जाने पर माइनस कर देते हैं। यही था ना आपका। उसके बाद हमने आईएसटी की बातें किया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लिखवा रहा हूं 82.5 डिग्री की रेखा, 82.5 डिग्री की रेखा को हमने क्या बोला? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला, जो भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हाँ या ना? ठीक है। इसके पूरब और पश्चिम की डिस्टेंस एक बराबर है, और इसी से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। अब भारत में नॉर्थ ईस्ट में लोग अलग टाइम जोन की मांग कर रहे हैं। रीजन क्या था आपका? स्लीपिंग साइकिल का डिस्टर्ब होना, एनर्जी का यूज ज्यादा होना, और उनको अपनी परेशानियां होना। सरकार ने बोला कि अलग से टाइम जोन नहीं बनाते हैं, आपके स्कूल का, आपके ऑफिस का टाइम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। यही था ना। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन बोल दिया गया। ये सीधी रेखा ना होकर क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी रेखा थी। इसके समझो अगर महासागर में है, महासागर में अगर हम क्या करेंगे, पश्चिम से पूरब जाएंगे तो एक दिन को प्लस, एक दिन का फायदा होगा, और उल्टाएंगे तो एक दिन का माइनस होगा आपका। ठीक है। इसको इसलिए मोड़ा गया है, इसको इसलिए मोड़ा गया कि एक ही देश में अलग अलग दिन ना होने पाए। ये प्रशांत महासागर से गुजरती है, बेरिंग सागर से गुजरती है, या बेरिंग की जल संधि से गुजरती है। यही था आपका। उसके बाद हमने पढ़ा कि चट्टान क्या होती है? पृथ्वी का ठोस भाग जो 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बना हुआ है, वो चट्टान कहलाता है। पृथ्वी पहले गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई, तो ऊपर वाला भाग ठंडा हो गया तो चट्टान बन गया। इस चट्टान को हमने प्राथमिक चट्टान बोल दिया। उसके बाद चट्टान के प्रकार में आग्नेय चट्टान, हाँ या ना? आग्नेय चट्टान हमने बोला कि जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मैग्मा सतह पे लावा के रूप में आता है और ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान बना देता है। ये कठोर होता है, क्रिस्टल पाए जाते हैं, और पारगम्य होता है, पानी का लीकेज नहीं होता है। यही बताया गया ना। ठीक है। इसके टूटने से काली मिट्टी बनती है, ये इसका विशेषता था। ये 2 प्रकार की चट्टान है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक का मतलब सतह के नीचे, और बाह्य का मतलब सतह के ऊपर। आंतरिक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, और बाह्य का एग्जाम्पल बेसाल्ट है। बेसाल्ट का घनत्व ग्रेनाइट से क्या होता है? यही पढ़ा है हमने, यही पढ़ा ना। 5 घंटे में हम जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे, यही था आपका कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलो अब बताओ, आईएसटी के बारे में लिखवा दूं 2 मिनट में? चलो लिख लो, लिख लो। केवल 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, बस 2 मिनट। ये तो तुम लोग वैसे हो गए, तुम लोग ऐसे सुनो, बचपन में ऐसा हुआ कि तुम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी का टाइम था, स्कूल में गए हुए थे, तो पूरा प्रोग्राम चलता रहता है, क्योंकि उस टाइम तो मिठाई मिलने वाला होता है। लास्ट में आके प्रिंसिपल स्पीच देता है, और वो स्पीच बड़ी इरिटेटिंग होती है। हाँ या ना? जैसे ही बोलता है कि, जैसे वो बोलता है कि अब बस, तो लगता है अब खत्म होने वाला है, तब तक फिर बढ़ा देता था। यही होता था ना आपका। केवल 2 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 2 मिनट। लिखिएगा आईएसटी, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। कहीं स्पेस देके लिख लीजिएगा। देखो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। लिखो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को, पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। मानक समय रेखा कहा जाता है, कहा जाता है। भारत का समय, भारत का समय जीएमटी से, भारत का समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5.5 घंटे आगे है, आगे है। नेक्स्ट लिखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
पूर्वी देशांतर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है, मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अब यहां पे एक होमवर्क होगा कि 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। आप जानते हो, लिख लीजिएगा बस। 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मुझे पता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, फिर भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक होगा अवसादी चट्टान। रुक, टाइमिंग 12 बजे, 12 बजे क्या? मैं तो फ्री ही हूं। कितने बजे बुला लें? 8 बजे आओगे क्या? चलो कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। क्लियर ना?